नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देगा। क्या भारत ने रोक दिया रूस से तेल खरीदना? ट्रंप के इन्हीं दावों की पड़ताल करेंगे आज के मनी सेंट्रल में। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा भी दिलाया। ट्रंप के इस बयान के ठीक बाद भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, इसी को आज के मनी सेंट्रल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे चीन के चाल की। चीन ने WTO में भारत के खिलाफ शिकायत की। कहा, भारी सब्सिडी देकर घरेलू कंपनियों को फायदा दे रही है भारत सरकार, इससे चीन को नुकसान हो रहा है। क्या है WTO वाला मामला? EV सब्सिडी देने में भारत कहां खड़ा है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे EPFO के नए नियम की और इस नियम पर मचे बवाल की। असल में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी में से कुछ हिस्सा PF में जाता है। इसे EPFO मैनेज करता है। हाल में इस संस्था ने विड्रॉल के कुछ नियम बनाए, इस पर हंगामा मचा हुआ। विपक्षी दलों ने इसे सैलरीड क्लास के पैसों की खुली चोरी करार दी, जिस पर सरकार का बयान आया है। विपक्ष के आरोप पर सरकार ने क्या कहा, क्या है पैसे निकालने का नियम, एकदम आसान भाषा में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। क्या भारत अब किफ़ायती दरों पर मिलने वाला जो रूसी तेल है वो खरीदना बंद करने वाला है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने बुधवार को अपने बड़े दावे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत अब रूस से तेल की खरीदारी नहीं करेगा। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। अब इसे लेकर भारत की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई। बयान में कहा गया कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत का जो रुख है वो स्पष्ट है। इसमें भारतीय कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है, यानी प्रायोरिटी है। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? और इसके अलावा भी 2-3 खबरें आ रही हैं भारत अमेरिका को लेकर, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील के न हो पाने की एक बड़ी वजह जो अमेरिका मानता है, और पिछले कुछ वक्त से लगातार इसी चीज़ को लेके एक बड़ी तकरार दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। लगातार आप समझिए कि लगभग 3-4 महीने हो गए इस चीज़ को, तब से जो एक ट्रेड डील पर जो चीज़ें आगे बढ़ रही थी वहाँ अटकी। अमेरिका की तरफ से उस चीज़ के लिए ये कहा गया कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है वो दोनों देशों के बीच में एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, बड़ा विषय है। अब कल जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरली यानी अपनी तरफ से खुद उन्होंने ये एक तरह कह दिया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई और जहाँ पे उन्होंने उनको कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन ये खरीदारी ग्रेजुअली बंद होगी, धीरे धीरे बंद होगी, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस है। ये बात खुद उन्होंने कही जी। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अब आगे का रास्ता दोनों देशों के बीच में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी राजी हो गए हैं इस चीज़ के लिए जी। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अब भारत रूस का तेल लेने बंद करने के लिए राजी हो गया। अब इसके बाद चीन का नंबर है, चीन को रूस का तेल खरीदना बंद करना होगा। तो रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का लगातार ये एक कोशिश उनकी ये रही है कि दुनिया भर के जो देश हैं, खासतौर पर चीन और भारत, वो रूस के साथ किसी भी तरह की एनर्जी वो डील न करें, एनर्जी की सप्लाई न लें जी। इसको लेके प्रतिबंध भी लगाए गए एडिशनल रूस पे। अब क्या और देखिए, ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जबकि भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो पूरे के पूरे ट्रेड को लेके ट्रेड नेगोशिएटर हैं, चीफ ट्रेड नेगोशिएटर हैं भारत की तरफ से, राजेश अग्रवाल, वो अमेरिका पहुंच गए हैं जी। और वहां जाकर अब दोनों देशों के बीच में जो पहले ट्रेंच की ट्रेड डील को लेके बातचीत है, उसको लेके माना ये जा रहा है कि इस साल के आखिर तक वो डील हो जाएगी। तो इस बयान का खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आना और उसके बाद फिर जो रणधीर जायसवाल हैं, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से यानी भारत की तरफ से एक रुख को साफ करने की कोशिश की गई कि भारत
तेल की खरीद का कोई भी फैसला अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर करता है, यहाँ के कंज्यूमर्स के लिए क्या फ़ायदेमंद है उसको देखकर करता है, क्योंकि भारत देखिए बड़े पैमाने पर तेल का आयात करता है। सर मेरे पास एक डेटा है, उसके बाद आप कहानी को आगे लिए चलिएगा। देखिए एक तो है कि रूस जो है भारत का टॉप जो है ऑयल सप्लायर है। रूस 17.8 ये आंकड़े जो हैं सर लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। इसके बाद इराक 9 पे 9 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास, फिर सऊदी अरब 7 पे, अमेरिका 2.71। उसके अलावा एक और डेटा है सर मेरे पास जिसमें बताता है कि भारत को सबसे महंगा जो तेल है वो अमेरिका बेचता है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए भारत के कुल इंपोर्ट का अगर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेल हम लोग, सही बात है, रूस से लेते हैं, 37% के आसपास है। और जो कीमतें हैं प्रति बैरल के आसपास वो 63 रुपये के आसपास है, 63 रुपीज़ के भाव पर लेते हैं। इराक से 78 और उसके बाद सऊदी अरब से 83, यूएई से 78, अमेरिका से 83, समझिएगा, नाइजीरिया 83, अंगोला 83, कुवैत 73, ब्राज़ील 83, ईरान 78। तो इन सारी बातों का लबोलुबाब यही है कि अमेरिका से महंगे दाम पर खरीदते हैं। जो बात आप भी कह रहे हैं, जो बात जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आ रहा है कि भाई हम अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे। अगर हमको 10 रुपये 20 रुपये के आसपास का डिस्काउंटेड रेट पर अगर मिल रहा है तेल तो क्यों ना हमें खरीदना चाहिए। नहीं देखिए, उसमें हुआ ये कि रशियन जो क्रूड है उसको जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई उसके बाद से उस तेल को बेचने के लिए रूस ने उस पर भारी डिस्काउंट देना शुरू किया। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड का दाम है उसके मुकाबले उस पर रूस ने भारी भरकम डिस्काउंट दिए, और यही वजह थी कि भारत ने रूस से अपना तेल खरीद का जो प्रक्रिया थी उसको ज़्यादा बढ़ाया, और आज रूस सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है भारत के लिए। अमेरिका जाहिर तौर पर डिस्काउंट देने की उसमें नहीं है। और एक और जो इश्यू है अमेरिका के साथ, क्योंकि रूस भारत के पास पड़ता है, नज़दीक पड़ता है, तो जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो रूस से तेल लाने में कम पड़ती है। अमेरिका से आप जब तेल लेकर आएंगे, अमेरिका हो गया, वेनेजुएला हो गया, तो इनसे आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ से भले वहाँ सस्ता पड़े, बट लॉजिस्टिक्स की अगर आप कॉस्ट को उसमें ऐड करेंगे तो वो जो लैंडेड प्राइस है वो फिर आपका ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन भारत की तरफ से ये कहना है कि हम धीरे धीरे अमेरिका से जो एनर्जी की जो खरीद है उसको हम बढ़ा रहे हैं। जो राजेश अग्रवाल पहुंचे हैं अमेरिका, उनका ये कहना है कि 2024-25 में भारत ने तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर की एनर्जी परचेस की है अमेरिका से, और ये बढ़कर 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। तो भारत एक तरह से संकेत दे रहा है कि हम अमेरिका से जो एनर्जी की जो सप्लाई है उसको हम बढ़ा सकते हैं अपने लिए। जो आज का बयान है MEA का के स्पोक्स पर्सन का, वो भी ये बताता है कि भारत इस बात का खंडन नहीं कर रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे रूस से सप्लाई को कट कर सकते हैं जी। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो वित्त मंत्री ने भी साफ तौर पे कहा था अपने इंटरव्यूज़ में, जब GST कट का फैसला हुआ था उसके बाद जो इंटरव्यू दिए थे उन्होंने, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारत रूस से तेल लेता रहेगा, और तब दोनों देशों के बीच में उस समय तो ये भी आरोप लगाया गया कि अमेरिका भी तो लेता है भाई रूस से तेल। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन पूरा खरीदता है। तो वो उस वक्त का स्टेटमेंट और अब आज की जो परिस्थिति है वो अब भिन्न होती हुई, बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रवीण सर, स्टेटमेंट की बात हो रही है तो सर ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी ट्रम्प साहब ने भारत पाक सीज फायर को लेकर भी कुछ जो है बातें कही थी कि भाई मेरी वजह से जो है सीज फायर हुआ है, नहीं तो मैं ट्रेड की अगर धमकी नहीं देता, ट्रेड डील की बात, तो चीज़ें नहीं हो पाती। इसके अलावा ये यूक्रेन और जो इस तरह से रूस यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको भी लेकर इन्होंने दावा किया था ट्रम्प साहब कि हम इस वॉर को भी रुकवा सकते हैं। मेरी बात हुई है, 1-1 घंटे बात होगी पुतिन साहब से, और उसके बाद ये भी वॉर रुकती हुई नज़र आएगी। तो जिस तरह से ये तमगा लेना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बातों का कि नोबेल पीस प्राइज़ की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं देखिए, अब वो नोबेल पीस प्राइज़ वाला मसला तो अब गुजर गया, क्योंकि पीस प्राइस जो है वेनेजुएला की जो एक्टिविस्ट हैं, महिला एक्टिविस्ट, उनको दे दिया गया है। अब असल में सवाल इस बात का कैसे देखा जाए, सवाल इस बात का मैं आपको बताऊं, सवाल अब इस बात का है कि आखिर ऑप्शन क्या है। अमेरिका को पिछले कुछ वक्त में इस बात का भी एहसास हुआ है कि भारत के साथ बिगाड़ कर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये बात कुछ वक्त पहले जब ट्रंप ने एक बयान दिया था उसमें उन्होंने जब ये कहा था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, है ना, इन द हैंड्स ऑफ चाइना, तो वहाँ से भी इस बात को साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद फिर आउटरीच की कोशिशें शुरू हुई
डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसको मोदी जी ने एंडोर्स किया, उसका सपोर्ट किया और दोनों देशों के नेताओं के बीच में बात भी हुई। अब मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे अमेरिका के पास भी ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, चीन के साथ जो ट्रेड को लेके चीज़ें हैं वो एस्केलेट हो रही हैं, मसले बढ़ रहे हैं चीन के साथ। अमेरिका को अब लगता है कि भारत के साथ किसी तरह से एक ट्रेड डील कर ली जाए, क्योंकि उसके अलावा विकल्प ज़्यादा है नहीं, और इसीलिए अब दोनों देश धीरे धीरे एक ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 स्टेप भारत पीछे खींच रहा है, 2 स्टेप अमेरिका को पीछे खींचने होंगे। जी जी, तो सर ताज़ा अपडेट क्या है ये भी बता दीजिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर क्या यहाँ की जो टीम है वो अमेरिका जा चुकी है? अमेरिका जा चुकी है, वहाँ पे अब नेगोशिएशन शुरू होंगे, बातचीत शुरू होगी। क्या नतीजे निकलते हैं ये देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही अब प्रोग्रेसिव वे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है जल्दी ही कुछ जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ हैं, जहाँ पे चीज़ें फंस रही हैं, हो सकता है उनका कुछ ना कुछ नतीजा निकाला गया हो। नॉन वेज मिल्क को लेकर हो या एग्रीगेरियन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी सेक्टर हो अगर मोटे तौर पे देखें, और एग्री सेक्टर हो जहाँ विवाद है, बिल्कुल वहाँ चीज़ें हैं। और इसमें एक और चीज़ है, जो सितंबर का जो डेटा आया ट्रेड डेफिसिट का, वो भी ये बताता है कि भारत का अमेरिका को जो ट्रेड है वो 12% इस ड्यूरेशन में घटा है। तो ये जाहिर तौर पर और ख़ास तौर पर उसमें वही सेक्टर जो मुश्किल का शिकार हो रहे हैं जिनको लेके बात थी, और इसका असर जो टैरिफ 50% लगाए गए उसका असर जो है वो भारत की एक्सपोर्ट पर भी दिखाई दिया है। सर क्या और कुछ चिंता की बात है एक्सपोर्ट्स का गिरना? नहीं, बिल्कुल एक्सपोर्ट का गिरना चिंता की बात है। देश की जो बड़ी एमएसएमईज हैं, पूरा सेक्टर है, चाहे लेदर हो, चाहे फुटवियर हो, चाहे अपैरल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इन सब के लिए मुश्किल है। सरकार इसलिए और चाहती है कि जल्द से जल्द अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील हो जाए, ताकि जो बड़ा लॉस है, देखिए भारत का तकरीबन $43 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। भारत इस सरप्लस को बैलेंस करने के लिए अमेरिका से एनर्जी खरीदना चाहता है, लेकिन इस एनर्जी परचेज के बदले भारत का जो बड़ा मार्केट है जो अमेरिका को सप्लाई होती है वो खुल सकता है। विशाल, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही सब्सिडी पर चीन ने नाराजगी जताई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बुधवार को इस मामले में विश्व व्यापार संगठन यानी जिसको कि आप WTO के नाम से जानते हैं, उसमें भारत के खिलाफ शिकायत जो है दर्ज करा दी है। चीन का दावा है कि भारत की ये भारी भरकम सब्सिडी उसकी घरेलू कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज दे रही है। इससे भारत में बिकने वाली चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ईवी प्रोडक्ट्स पर असर हो रहा है। इससे चीन के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भी साफ कह दिया है कि वो अपने इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। सर ये पूरा मामला क्या है, इसको भी हम आपके लेंस से जानना चाहेंगे। क्या देखिए, ये चीन का मसला पूरे इस जो ट्रेड को लेके जो पूरी कवायद चल रही है दुनिया भर में इस वक्त, उसी से जुड़ा हुआ है। और इसको आप ऐसे समझिए कि जिस तरह का एक्सपोर्ट को लेके, कारोबार को लेके जिस तरह का एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, कटथ्रोट प्रतिस्पर्धा बनी हुई है अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद, उसने अब चीन को मजबूर किया है कि किसी तरह वो भारत के जो फुटप्रिंट्स हैं उसको रोकने की कोशिश करे। साफ तौर पे ये चीन का जो कदम है, ये दुनिया में जो हालात पैदा हुए हैं चीन के सामने, अभी एक सेनेट में जो स्कॉट बेसेंट है उनका कहना है कि सेनेट में हम लेकर आएंगे चीज़ और चीन पे 500% का टैरिफ लगाएंगे। तो चीन अब इस प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए WTO की शरण में चला गया है, जहाँ पे उसने ये कहा है, और केवल भारत नहीं है, उसमें टर्की है, कनाडा है, उसमें यूरोपियन यूनियन है, उनके खिलाफ भी ईवी और बैटरी स्टोरेज को लेके जिस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इन देशों की, वो उसको लेके सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि भारत जिस तरह की सब्सिडीज दे रहा है उससे चीन के पूरे कारोबार के लिए एक खतरा पैदा हो गया है, ईवी और बैटरी स्टोरेज सेक्टर के लिए। विशाल जी सर, मेरे पास एक डेटा है कि बड़े देशों में जो सबसे ज़्यादा ईवी जो है, ईवी पर जो सब्सिडी दिया जाता है उसमें
पहले नंबर पर भारत है सर। कहा जाता है कि ईवीज पर जो भारत जो है 46% के आसपास जो है सब्सिडी देता है। अमेरिका 26%, जापान 26%, जर्मनी 20%, कोरिया 16% और चीन 10%। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है सर, जो कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो ईवी इलेक्ट्रिक की बात की जाए, टाटा नेक्सॉन है सर, उस पर जो है खरीदारों को और बनाने वाली कंपनियों को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो उस पर 46% के आसपास सब्सिडी मिल रही है। और इसके अलावा भी एक मतलब डेटा है सर कि भारत में ईवी को क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, ये भी एक एडिशनल जानकारी मैं अपने व्यूअर्स को दूं। उसमें कहा जाता है कि कम जीएसटी लिया जाता है, पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले जो है कम रोड टैक्स लिया जाता है, और तो और कंपनियों को मिलने वाली पीएलआई यानी सर जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, उस योजना का भी सपोर्ट जो है वो शामिल होता है। तो इन सब बातों को कैसे देखा जाए सर? नहीं देखिए, एक जो चीन का कहना है कि जो भारत के जो सब्सिडी का जो पैटर्न है ईवीज और बैटरीज को लेके, वो भारत की जो लोकल कंपनियां हैं उनको एक अनफेयर एडवांटेज देता है और इससे चीनी इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। इस पूरे मसले की जड़ में असल में पीएलआई स्कीम है सरकार की, जो सरकार पीएलआई स्कीम लेके आई। 26,000 करोड़ रुपए की तकरीबन पीएलआई स्कीम है, जिसने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। अगर आप भारत को देखेंगे तो ईवी का जो इकोसिस्टम है, जिस हिसाब से खड़ा हुआ है, उसमें चाहे रिन्यूएबल एनर्जी को देख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, प्लस जो अगर बैटरी स्टोरेज की अगर आप बात करेंगे तो जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसके हिसाब से जिस तरह की का इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, वो चीन के जो एकाधिकार है पूरी दुनिया में, असल में अभी चीन का ही प्रभुत्व है इस पूरे कारोबार में, उसको चुनौती देता हुआ नज़र आता है। और भारत की कंपनियां न सिर्फ भारत बल्कि अब बाहर भी अपने सामान की सप्लाई करने के लिए एक कंपटीशन की हैसियत में आ रही हैं, ख़ास तौर पे इस पीएलआई स्कीम के चलते। तो इस पूरे के पूरा जो सरकार के कदम है, और चीन का ये भी कहना है कि भारत उन्हीं हथकंडों को अपना रहा है जिसको चीन खुद अपनाता रहा है। तो चाइना की जो प्लेबुक है, भारत असल में अब उसी प्लेबुक के साथ चीन के साथ गेम कर रहा है, और चीन उससे अब परेशान है जी। और समस्या बड़ी इस वजह से पैदा हो गई कि चीन का पूरा जो कारोबार है, जो अमेरिका चीज़ें जाती हैं, अमेरिका के लिए जो चाइना का एक्सपोर्ट है, वहाँ पे एक बड़ा अड़ंगा अब लग गया है। 100% टैरिफ की बात है। और उसके साथ आप इस चीज़ को भी क्लब कर लीजिए कि चीन ने कंप्लीटली बैन कर दिया है अब जो ये मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ अमेरिका के लिए, और अमेरिका इससे खासा जो है वो परेशान है। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको लेके अब चीन सोचता है कि WTO से कुछ ऐसे नियम लाए जाएं जिनसे कि भारत ईवी पे अपनी जो सब्सिडीज़ हैं कम करे। लेकिन इसका असर क्या होगा अगर मान लीजिए WTO की तरफ से भारत को लेकर मान लीजिए ये बात मानी जाती है कि भारत जिस तरह की सब्सिडीज़ दे रहा है वो अनफेयर हैं, तो इसका असर विशाल ये होगा कि भारत में जो लोग ईवी खरीदना चाहती हैं या भारत में जो ईवी को प्रमोट करने की सरकार की कोशिश है उनको झटका लगेगा। लोग जो खरीदना चाहते हैं उनकी जेब पर वजन बढ़ेगा। और एक बड़ी चीज़ जो हाल में हुई है वो ये हुई है कि जब से सरकार ने जीएसटी का कट दिया है, लोगों की भीड़ जो है वो ईवी छोड़ के पेट्रोल डीजल गाड़ियों की तरफ पहले ही बढ़ चुकी है। तो ईवी बनाने वाली कंपनियों के लिए ये डबल जो है वो झटका साबित हो सकता है। इसी बात को मैं डेटा के साथ और बता दूं कि बड़ी सब्सिडी देने के बावजूद भी सर भारत में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्रति जो रुझान है वो लोगों का अभी भी कम है। कुल गाड़ियों के बाजार में अगर ईवी की हिस्सेदारी देखा जाए सर तो वो अभी सिर्फ और सिर्फ 2% है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए दूसरे देशों से अगर मुकाबला किया जाए तो ये बहुत कम है सर। यानी कुल मिलाकर लबो लुबाब यही है कि सरकार खूब पैसा तो खर्च कर रही है। मान लीजिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है सब्सिडी दिया जा रहा है, उसको लेकर कहा जाता है कि PM E-ड्राइव योजना के तहत जो है केंद्र सरकार जो है फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 80% जो है खर्च जो है खुद वहन कर रही है। इसके बावजूद सेल्स कम होना, और जैसा कि आप कह भी रहे हैं सर कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, तो आगे जाने के बाद तो और भी लगता है कि ये जो डिस्पैरिटी कहा जाए या जो गैप है जो कहा जाएगा सर, वो गैप बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो सर बड़ी आफत है ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए। नहीं, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अभी बड़ी राहत मिली है। जो 1-1.5 साल से ज़्यादा वक्त से जो परेशानी थी उनकी परेशानी अभी खत्म हुई जब सरकार ने एक तरह से कहें कि टैक्स में भारी छूट दी गाड़ियों के, और उसके बाद डिस्काउंट के साथ और बाकी चीज़ों के साथ एक बड़ी सेल्स भी हमने देखी।
बड़े पैमाने पे गाड़ियां बिकी और जो जो स्टॉक था वो एक तरह से क्लियर हो गया कंपनियों का। सर इन्वेंट्री तो कम हुई ही हुई। मारुति का डेटा था, आपने ही भेजा था सर, 2.5 लाख गाड़ियां बेच चुके हैं वो। बिल्कुल, हर हफ्ते लगभग 8 लाख गाड़ियों की बुकिंग हो रही है मारुति की। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश में जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं लगभग सभी के पास पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड खाता होता है। हर महीने कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% जो है इसमें जमा करते हैं और उतनी ही रकम जो है कंपनी की ओर से भी जमा की जाती है। इस तरह हर महीने एक तय राशि जो है कर्मचारी के भविष्य के लिए सुरक्षित होती रहती है, जिस पर अच्छा ब्याज भी मिलता है। रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद में यही रकम उनके लिए आर्थिक सहारा बनती है। लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, एक नियम में बदलाव किया है, जिससे अब पीएफ निकासी यानी जो पीएफ विड्रॉवल है उसमें लोगों को और ज़्यादा समय लगेगा। इस पर हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने इसे सैलरीड क्लास के पैसों की खुली चोरी का जो है वो बात कह दी। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? और लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में पीएफ हो, ईपीएफओ हो, पेंशन हो, ईपीएस 95 के पेंशन की बात करते रहते हैं। कहा तो ये जा रहा था कि भाई 10, 11, 12 तारीख तक मीटिंग चल रही थी, सीबीटी की बैठक चल रही थी, कुछ बड़ा आउटकम आएगा। पेंशन बढ़ोतरी की बात पर तो झटका लगा ही। हालांकि आपने कहा भी कि ठीक है, बॉक्स में है, कैबिनेट की मीटिंग और तमाम जो है उसके बाद तय होगा कि 1000 जो न्यूनतम पेंशन है वो बढ़ा। उसके अलावा उसमें ये भी कहा गया कि 100% पैसा आप निकाल सकते हैं, 25% वाला उसमें एक पेंच भी आ गया। फिर उसके बाद बेरोजगारी वाला भी एंगल आ गया सर कि भाई अब पहले आप 2 महीने में पैसा निकाल लेते थे, अब आपको है कि 3 साल के बाद या 1 साल के बाद आपको। तमाम मसले क्या हैं सर, आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, पेंशन को लेके जो पूरा हमारी चर्चा है आज की, उसके दरअसल 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला मसला ये है जिसको हमने जब ईपीएफओ का जो फैसला आया, सीबीटी का जो फैसला आया, जिसमें तमाम तरह के नियमों में बदलाव किया गया और इस बात को कहा गया कि साहब आप जो पीएफ का सेटलमेंट है वो आपका 12 महीने के बाद होगा, पेंशन का सेटलमेंट 3 साल के बाद होगा, 36 महीने के बाद होगा। इसको लेके हमने उसी दिन जब हमने मनी सेटलमेंट्स का डिस्कशन किया था तब हमने उसी दिन इसको एनालाइज किया था और कहा था कि ये फैसला थोड़ा अटपटा है, थोड़ा समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है। और वो मसला धीरे धीरे बड़ा होता गया और अब उस पर जाके साकेत गोखले जो टीएमसी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने लिखा, तमाम इन्फ्लुएंसर से लेके तमाम जो लोग हैं, आम लोग हैं चाहे, उनको अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उन्होंने इसको लेके सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है, तमाम बातें कहीं कि ये किस तरह से फैसला गड़बड़ हो सकता है। एक सांसद महोदय हैं सर, उनका भी मैं स्टेटमेंट कोट कर देता हूं। वो लिख रहे हैं, एक्सपर्ट की पेंशन भोगियों और बेरोजगार होने वालों को उनकी सेविंग से मरहूम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हस्तक्षेप कीजिए और मनसुख मांडविया को लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से रोकिए, ये कहा जा रहा है। फिर इसके अलावा एक और कॉमेंट है सर, ईपीएफओ ने तय किया कि 12 महीने तक बेरोजगार होने पर ही आप पीएफ निकाल सकते हैं, जो पहले 2 महीने में निकल सकता था। पेंशन भी 2 महीने के बजाय 36 महीने के बाद निकाली जाएगी। 25% ईपीएफ जो है हमेशा के लिए लॉक रहेगा। तो सर तमाम तरह के जो है रोष भरे जो है कमेंट वो आ रहे हैं। बिल्कुल, तो एक मसला पूरा ये है और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा मसला जो है जिसको हम चर्चा करेंगे, जो दूसरा हिस्सा है, वो है मर्सर की एक बड़ी रिपोर्ट, जिसमें एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है और जो भारत का पूरा जो पेंशन का स्ट्रक्चर है उसको लेके जो बात कही गई है वो वाकई चौंकाने वाली है और हमारे देश की जो तस्वीर है उसको साफ करती है जी। तो खैर, सबसे पहले जो साकेत गोखले का प्रोमिनेंट जो एक ट्वीट है, लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक लूट है, जो थेफ्ट है, पैसे की चोरी है और कोर बात उसमें वही थी कि 1 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, अपना पीएफ का सेटलमेंट कर सकते, अगर आप बेरोजगार होते हैं तो आपका घर कैसे चलेगा, मेजर तौर पर यह सवाल था। आप रिटायर हो गए हैं और उसके बाद आप 3 साल तक बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से आपका पैसा आपको मिलेगा। इस पे आपका ईपीएफओ का क्लैरिफिकेशन भी आया विचार जी। उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इसके पीछे वजह है। पहली एक बात उन्होंने ये कही कि आपको अपना 75% जो अमाउंट है वो वापस लेने की आज़ादी है, आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, यानी इफेक्टिवली आपका 25% पैसा ही लॉक है। दूसरी बड़ी बात, और जो तर्क थोड़ा समझ में भी आता है कि आखिर सरकार का इस नियम को लाने के पीछे मकसद क्या है। दरअसल सरकार का ये कहना है कि जब आप नौकरी छोड़ते हैं या नौकरी आपकी छूटती है,
उसके अगर आप 2 महीने के भीतर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपकी सर्विस का एक ब्रेक लग जाता है। इसके बाद आप फिर रीजॉइन करते हैं, फिर आपका ब्रेक लगा, आपने फिर पैसा निकाल लिया। इससे आप पेंशन और तमाम तरीके के जो ईपीएफओ के तहत जो बेनिफिट्स मिलते हैं, दरअसल आप उससे जो है वो वंचित रह जाते हैं, युवा उससे वंचित हो जाते हैं। जी। ये क्रम ना टूटे लोगों का, उनका जो सर्विस का ब्रेक है वो ना टूटे, और एक तरह से अगर 12 महीने के भीतर भी अगर आप नई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू एक तरह की रहे, इसलिए इस नियम को लाया गया है। जी। इसमें बड़ी बात यह भी है कि सरकार ये कह रही है कि साहब आप 75% पैसा तो निकाल ही सकते हैं, आपका सिर्फ 25% ही तो लॉक है। जी। जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पेंशन को लेके एक जो ईपीएफओ का नियम है वो ये कहता है कि 10 साल की आपकी सर्विस होगी तभी आप एक मिनिमम पेंशन आप हासिल कर सकते हैं। तो इस नियम को भी पूरा करने के लिए एक तरह से सर्विस में ब्रेक ना आए, ये सरकार नियम लेके आई है। प्रवीण सर, इसके अलावा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और जो ईपीएफओ के जो सीईओ हैं रमेश कृष्णमूर्ति साहब, उन्होंने एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बातें कही हैं। जैसा कि आपने भी कह दिया कि अब बेरोजगारी की स्थिति में जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं या एम्प्लॉय हैं, वो 75% अमाउंट कभी भी निकाल सकते हैं, जबकि बचा हुआ जो 25% पैसा है वो 12 महीने तक लॉक रहेगा। लेकिन अगर सदस्य जो है 12 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो शेष जो बचा हुआ 25% जो अमाउंट है वो भी निकाला जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, हालांकि उस पर बहुत तरह लेकिन वो 12 महीने के बाद आप उस पूरे पैसे को निकाल सकते हैं। ये 12 महीने का जो क्लॉज है मुझे लगता है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से दिया गया है। इसमें एक और बड़ी बात है, मुझे लगता है सरकार की एक जो दूरगामी सोच है वो ये हो सकती है कि सरकार चूंकि मिनिमम पेंशन का दायरा बढ़ाना चाहती है, सरकार 1,000 रुपये से बढ़ा के उसको 2,500 या 3,000 या जो भी रकम सरकार के अभी जब जैसा मनसुख मांडवी जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि ये सरकार के पास विचाराधीन है, ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए, सरकार मोटे तौर पर इस चीज़ को लेके राजी है। क्या सरकार ये सोच रही है कि जो 12 महीने के भीतर जो सर्विस का ब्रेक है उसको रोका जाए, ताकि जब कोई व्यक्ति अपना एक सर्टेन ड्यूरेशन पूरा कर ले सर्विस का तो उसको मिनिमम पेंशन ज़्यादा मिल सके? क्या इसलिए ये क्लॉज लाया गया है, इसलिए ये 12 महीने का और जो 36 महीने का है ये लाया गया? ये मुझे एक कानूनी पेच भी या कानूनी तरीका भी ज़्यादा विशाल दिखाई देता है। और सर कुछ नए नियम जो आसान किए गए उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। कहा जा रहा है ईपीएफओ ने कहा कि पहले पीएफ निकालने के 13 अलग अलग नियम थे, अब उन्हें सिर्फ 3 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे कुछ जरूरी ज़रूरतें हों, मकान से जुड़ी ज़रूरतें हों या कोई खास परिस्थिति हो तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको स्ट्रीमलाइन करने की प्रोसेस जो है वो की गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 पर भी चर्चा की गई। नहीं, उसमें जो साकेत गोखले साहब का जो ट्वीट था उसमें एक और बात कही गई थी कि सरकार ने ये जो कदम उठाए उन्होंने इसकी मंशा को एक दूसरे एंगल से बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा सरकार ने ये नियम इसलिए लाया है क्योंकि देश में बेरोजगारी में एक बड़ा उछाल आ सकता है, देश की इकोनॉमी की हालत खस्ता है, सरकार ने इस वजह से ये नियम लाया है ताकि लोग अपना पैसा निकाल ना पाएँ। उसका जवाब भी ईपीएफओ ने दिया। उन्होंने ये कहा है कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2024-25 में 1,30,00,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं, यानी नए लोग जो है वो ईपीएफओ से जुड़े हैं जी। तो जो बेरोजगारी की बात जो एक कही जा रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है या बढ़ सकती है, उसको लेके भी एक कैटेगोरिकली सरकार की तरफ से उसको खंडन किया गया। अब सर कुछ मर्सर की जो सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं सर। वहाँ की भी जो तस्वीर है वो कुछ अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है कि भारत की जो स्थिति है आउट ऑफ 47 कंट्रीज़ 45 स्थान पर है, यानी दुनिया के सबसे नीचे 3 देशों में से एक भारत खड़ा होता है। भारत का कुल स्कोर जो है 43.8 के आसपास है और उसको जो ग्रेड है वो डी मिला है, जो पिछले साल से भी थोड़ा घटता हुआ नज़र आ रहा है। और भारत के साथ जो है तुर्की, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे जो देश हैं अब वो इस लिस्ट में और नीचे पायदान पर हैं। सर कुछ रिपोर्ट में कुछ अगर प्रमुख बातें कही जाए तो वो हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये बेहद चौंकाने वाली विशाल है और ये पेंशन को लेके जिस चिंता की, जिस फिक्र की बात हम बार बार करते हैं, दरअसल उसी की तरफ ये रिपोर्ट इशारा करती है। इस रिपोर्ट में एक जो बड़ा पॉइंट है भारत को लेके वो ये कहा गया है कि भारत में अगर पेंशन का
बड़ा रिफॉर्म नहीं किया गया तो जो रिटायरीज हैं या जो रिटायर हो रहे हैं लोग, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़े खतरे में पड़ सकती है। और जिस तरह से भारत जैसा देश सर, जहाँ एजिंग पॉपुलेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो मामला है कि 65% जो आबादी 35 वर्ष से नीचे की उम्र की है, वो वाला भी आंकड़ा तो धीरे धीरे अब एजिंग पॉपुलेशन पे जा रहा है सर। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात इसमें यह कही गई कि जो भारत का पेंशन सिस्टम है वो वर्क फोर्स का सिर्फ और सिर्फ 25% जो है उसको कवर करता है। यानी देश का 75% वर्क फोर्स आज भी पेंशन के दायरे से बाहर है और हम 2025 में हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बाहर भी है। बिल्कुल, ये आंकड़ा ये बताता है, ये दोनों चीज़ें, कि किस तरह से भारत का जो पेंशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी जो व्यवस्था है, उसमें दरअसल सरकार को मेजर रिफॉर्म या पूरा आमूल चूल बदलाव करने की ज़रूरत है। हम इस बात को बार बार कह चुके हैं। कई तरह की स्कीम है, उसके बावजूद आप नेग्लिजिबल पेंशन पा रहे हैं। एक दूसरी बात, एक तरफ जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से इनसिक्योर हैं, तकरीबन इनसिक्योर है अगर आप अपना पैसा नहीं लगा रहे। दूसरी तरफ सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों को अभी तक आपकी जो सरकार की तरफ से एक बड़ी स्कीम फिर लाई गई यूपीएस, जिसमें कहा गया कि आपको 50% पक्की पेंशन मिलेगी। तो एक डिस्पैरिटी आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। अलग अलग तरह की पेंशन के व्यवस्थाएं हैं। एक और नई स्कीम लाने की बात कही गई कि साहब हम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेके आएंगे। तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट के मॉडल सरकार लेके आई। एनपीएस में नए मॉडल लेकर आए जो 1 अक्टूबर से लागू हुए कि साहब आप 100% पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं। मेरा सवाल, और जिसको मैं बार बार कह चुका हूं, क्या इस देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी पेंशन की व्यवस्था सरकार नहीं ला सकती? क्या एक मिनिमम गारंटी पेंशन की देश के तमाम जो वर्किंग कम से कम जो वर्क फोर्स है उसके लिए इंश्योर नहीं किया जा सकता? इस रिफॉर्म को लाए बगैर, और उसमें यह भी बात कही गई कि आपका जो पेंशन का पे आउट है, भारत डी कैटेगरी में है। जो मर्सर की जो रिपोर्ट है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 जो आया है, उसमें भारत 47 में से 45 में नंबर पे है। टोटल जो भारत का जो इंडिया का जो ओवरऑल वैल्यू है वो 43.8 है और डी कैटेगरी में है। इससे एक साल पहले 44 वैल्यू थी भारत की इस इंडेक्स में। नहीं सर, तो ये एक बड़ी गंभीर जो समस्या भारत में पेंशन के साथ है उसकी तरफ विशाल इशारा करती है। कुछ और गंभीर चर्चा हम लोग करेंगे सर। कहा जा रहा है कि बुजुर्गों के लिए कोई जो है निश्चित जो है न्यूनतम रकम तय नहीं की गई है। बहुत सारे लोग जो हैं ईपीएफ से पहले जो है पैसा जो है पहले ही निकाल लेते हैं, जिससे रिटायरमेंट के समय कुछ भी नहीं बचता। अब फंड्स को ज़्यादा रिटर्न देने वाले जो निवेश है करने की जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की अनुमति नहीं है। ईपीएफओ और पीएफआरडी अलग अलग जो मंत्रालयों के तहत हैं, जिसमें जो है समन्वय करने की बात जो है वो कही जा रही है कि भाई जो उनको समन्वय नहीं। अब आप देखिए, इसी चीज़ को लेके जब लेबर मिनिस्ट्री ने रिजर्व बैंक को बोला था इसी साल की शुरुआत में कि आप ये देखिए कि जो ईपीएफओ है वो पेंशन का पैसा या जो फंड है तकरीबन 30 लाख करोड़ का फंड है, 30 करोड़ आपके रिटायरीज और मेंबर हैं, उनके पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं, इस पे आप सुझाव दीजिए। रिजर्व बैंक ने कई उसमें चौंकाने वाली बातें इस पूरी अपनी रिपोर्ट में कही है कि आपका जो पैसे मैनेज करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। एक कैप लगा हुआ कि ईटीएफ के जरिए जो आप शेयरों में पैसा लगाते हैं वो उसका कैप 4 साल का है। अब उसको लेकर डिमांड है कि साहब इसको 4 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए। मार्केट कैसा भी हो, आप 4 साल बाद उसको बेच ही देंगे, रिडीम कर ही लेंगे, इस तरह के नियम है और वो 2025 में नियम है। तो इन नियमों को सरकार ने जाहिर तौर पर इसको आसान बनाने की पूरी व्यवस्था को कोशिश की है। अपने ईपीएफओ की जो अभी भी बैठक हुई उसमें भी नियमों को चाहे 13 कैटेगरी से 3 कैटेगरीज में लाए गए हों, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है सर। कुछ और जिस तरह से ग्रोइंग जो इकोनॉमी है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इनकम जिस तरह से बढ़ी है लोगों की, यहाँ सरकार को इसको देखने की जरूरत होगी। सर, इस मर्सर की रिपोर्ट में भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसके बाद हम लोग शो को वाइंड अप कर देंगे। इसमें कहा गया कि बुजुर्गों के लिए न्यूनतम गारंटीड पेंशन जो है वो लागू की जाए। जो इनफॉर्मल सेक्टर और गिग वर्कर्स
को भी पेंशन की जो है सुरक्षा दी जाए। ईपीएफ से जल्दी पैसे निकालने पर रोक लगे और जो है नियम जो हैं वो कड़े किए जाएं। पेंशन जो है निवेश के जो नियम है उसको लचीले बनाने की ज़रूरत है ताकि रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा मिले। सिस्टम को एकजुट और ट्रांसपेरेंट बनाने की भी ज़रूरत बताई गई है और कम खर्च वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे लोगों को जो है और सहूलियत देने की बात की जा रही है। तो अच्छे सुझाव हैं सर, इसको नहीं बिल्कुल। देखिए अब इसमें बस मैं एक बात कहूँगा लास्ट में जी। आप ये देखिए पिछले 4-5 साल में पीएफ पे ब्याज कितना मिला, 8-8.25%, 8.5% मैक्सिमम। पिछले 4 साल में मार्केट किस तरह से चले हैं। 2020 से अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट्स में रैली जो है वो ज़बरदस्त रैली रही है, अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया, मार्केट भागा। लेकिन क्या आपका जो पीएफ का पैसा है उसको क्या इस मार्केट की तेजी का फायदा मिला? पिछले 5 साल में सर निफ्टी का अगर मैं चार्ट निकाल रहा हूँ तो 117% का रिटर्न है, मतलब समझिए कि पैसा डबल हो गया। हाँ, क्या आपका पीएफ का पैसा पिछले 5 साल में डबल हुआ? क्या ये रिटर्न वहां से नहीं आ सकते? मान लीजिए वो 117% चढ़ा, यहाँ 20-30% का रिटर्न क्या सरकार नहीं दे सकती थी या दिए नहीं जा सकते थे क्या, अगर नियम लचीले होते? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जहां काम किए जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रवीण सर आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।